अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्की सियासी मंजरनामे पे इस वक्त एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल का शोर है। ये वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद कई सवालात ने जन्म लिया है और जज अरशद मलिक के बयान हल्फी ने मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। ये सारा मामला हम आपको समझाते हैं और बताते हैं कि नून लीग ने जो वीडियो पेश की, इस पर नून लीग का मौकिफ क्या है, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, और दूसरी तरफ कल जज अरशद मलिक का जो बयान हल्फी सामने आया है, इसमें उन्होंने क्या दावा और क्या इंकिशाफ किया है। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो रिलीज की, इसमें बताया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के बाद नासिर भट्ट समेत शरीफ खानदान के लोगों से मुलाकातें की, क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने पर उनसे माफी मांगना चाहते थे। वो उनको पछतावा था, वो शर्मिंदा थे, इसलिए वो माफी मांगना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन मुलाकातों का दावा और इंकिशाफ जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में भी किया है, मगर जज का मौकिफ यह है कि उन्होंने ये मुलाकातें मजबूरी में की, क्योंकि उन्हें उनकी गैर अखलाकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने ये मुलाकातें की। तो नून लीग का मौकिफ यह है कि मुलाकातें जरूर हुई क्योंकि जज माफी मांगना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जज अरशद मलिक का यह कहना है कि उनकी जो मुलाकातें हुई उसकी वजह यह है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था और इस वजह से मिलना उनकी मजबूरी थी। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में सिर्फ नासिर भट्ट नहीं बल्कि नवाज शरीफ और हुसैन नवाज समेत 6 किरदार से मुलाकात का एतराफ किया है। और अहम बात यह है कि सारी मुलाकातें अल अजीजिया केस का फैसला आने के बाद की हैं, यानी दिसंबर 2018 से जून 2019 के दरमियान पेश आई हैं। 6 अप्रैल 2019 को नवाज शरीफ से जाती उम्रा में और 1 जून 2019 को मदीना मुनव्वरा में हुसैन नवाज से मुलाकात का जिक्र जज अरशद मलिक ने तो अपने बयान हल्फी में किया है, मगर मरियम नवाज समेत नून लीगी किसी भी रहनुमा ने इन मुलाकातों का एतराफ नहीं किया है। मगर हम ये तस्दीक करते हैं कि जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में नवाज शरीफ से जिस मुलाकात का जिक्र किया था, वो मुलाकात बिल्कुल हुई थी। नून लीग के आला ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि जज अरशद मलिक और नवाज शरीफ के दरमियान ये मुलाकात जाती उम्रा में हुई। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में 4 लोग मौजूद थे। मुलाकात में नासिर भट्ट के अलावा नून लीग के एक सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। ज़राए ये भी दावा करते हैं कि नून लीग के पास इस मुलाकात की भी वीडियो मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, ज़राए ये भी कंफर्म करते हैं कि जज अरशद मलिक का ये दावा भी दुरुस्त है कि उन्होंने पिछले महीने हुसैन नवाज से मुलाकात की और इस मुलाकात की भी वीडियो मौजूद है। नून लीग के पास इस मुलाकात की भी वीडियो मौजूद है। अब नवाज शरीफ और हुसैन नवाज से जज अरशद मलिक की मुलाकातें तो बिलाशुबा हुई हैं, मगर अहम सवाल यह है कि ये मुलाकातें इस वजह से हुई कि जज अरशद मलिक नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनसे माफी मांगना चाहते थे, वो शर्मिंदा थे, या उन्हें उनकी वीडियो दिखाकर इस मुलाकात पर मजबूर किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया नवाज शरीफ से मुलाकात करने पर। और सवाल यह भी अहम है कि जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई, उस जज से नवाज शरीफ को अपने घर जाती उम्रा में मिलने की जरूरत क्या थी। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे नुमाइंदे जाहिद कशकोरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, ज़राए कंफर्म करते हैं कि नवाज शरीफ और जज अरशद मलिक की मुलाकात हुई है, जाती उम्रा में यह मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ के घर पर यह मुलाकात हुई है। मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं? जी शहजाद, जो मल्टीपल सोर्सेज से हमने बात की है, जब से ये एफिडेविट आया है कि वाकई ही जो क्लेम कर रहे हैं जज साहब इसकी मुलाकातें हुई हैं, जी हमारे ज़राए ये बता रहे हैं बिल्कुल मुलाकात की है उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 6 अप्रैल को लाहौर ही में उसकी रिहाइश गाह पर। और ये दिलचस्प अमर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर रहनुमा भी इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें नासिर भट्ट और जज अरशद मलिक, नवाज शरीफ और इसके अलावा एक और रहनुमा थे, जो मुलाकात उनकी हुई है वहाँ पर। और ये कंफर्मेशन आई है हमारे पास कि वाकई ही मुलाकात हुई है। मुलाकात की आप तस्दीक। और कल हमने अपने प्रोग्राम में एक क्लिप भी ऑन एयर किया था। मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू दिया था 2 रोज़ पहले हम न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने इशारतन ये कहा था कि जज साहब एक और अहम शख्स के घर चल के गए हैं, बड़ी शख्सियतें उनके घर पे चल के गए हैं, जहां पर नासिर भट्ट भी मौजूद थे और उसकी वीडियो भी उन्होंने कहा कि मौजूद है। तो इशारतन शायद वो यही बात कर रही थी कि ये रायवेंड जाती उम्रा में मुलाकात हुई है, जो अहम शख्स जिनके घर पे चल के गए थे वो खुद नवाज शरीफ थे, ये इशारा उन्होंने दिया है। लेकिन जाहिर ज़रा ये बताइएगा कि क्या जज साहब का जो एफिडेविट में मौकिफ है कि क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो उनके लिए मजबूरी बन गया था, उनके लिए मजबूरी थी कि वो नवाज शरीफ से जाके मिलते उनके घर पे, क्या ये बात हकीकत है? ये बड़ी दिलचस्प कहानी इसके पीछे छुपी है, जो
17 माह से चलती रही है, उसमें तकरीबन 21 किरदार हैं जो जज अरशद मलिक के इर्द गिर्द काम कर रहे थे। हमारे ज़राए का ये बताना है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा मवाद उन लोगों को हासिल था, बिलखसूस नासिर भट्ट को या फिर मियाँ तारिक को, जिसकी बुनियाद पे जज अरशद मलिक, जो हमारे ज़राए का कहना है, मजबूर हो गए थे कि वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टॉप लीडरशिप थी, बिलखसूस 2 लोग, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और इसके अलावा 6 से 7 किरदार हैं, 5 का उन्होंने ख़ुद ही जिक्र कर दिया है जो उनके साथ मुतवातिर इस दौरानिए में, चाहे वो केस चल रहा था या केस चलने के बाद जब फ़ैसला आ गया, मुतवातिर रब्त में थे। जब ये मवाद आया तो उसकी बुनियाद पे ही वो मजबूर हो गए, या तो वो ब्लैकमेल हो गए, जो ज़राए का कहना है, या वो ख़ुद वो कह रहे हैं कि उनको मिलना पड़ा ताकि ये नौबत ना आए जो अभी आई है। सही है। तो फैसला करने के बाद उसके चंद माह बाद उन्होंने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। जज ने अपने एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनकी मुलाकात हुसैन नवाज से भी हुई है। हुसैन नवाज ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि आप इस्तीफा दे दें, ये उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि आप इस्तीफा दे दें और इस बात का एतराफ़ करें कि ये फैसला आपसे जो लिया गया है ये ज़बरदस्ती लिया गया है। उनको पैसों की भी ऑफ़र की, उनको बाहर मुल्क सेटल करने की भी ऑफ़र की। तो इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि हुसैन नवाज से भी मुलाकात हुई है जज अरशद मलिक की। बिल्कुल, जो हमारे ज़राए का कहना है कि मुलाकात हुई है हुसैन नवाज शरीफ से मदीना में 26 और 27 माह रमज़ान को। इनकी पहले मस्जिद नबवी में एक तवील मुलाकात थी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 रहनुमा भी थे, हुसैन नवाज शरीफ, इसके अलावा नासिर भट्ट भी थे, उसकी मुलाकात हुई है। और साथ ही उसकी और भी उसका जहाँ पर वो रह रहे थे होटल में जज अरशद मलिक, तो इस तरह से सऊदी अरेबिया में जब वो थे मदीना में गाए बगाए 2 मुलाकातें हुई हैं और उसकी तस्दीक की है हमारे ज़राए ने कि उससे मुलाकात हुई है। लेकिन साथ शहजाद, ये मल्टीपल सोर्स से जब कंफर्मेशन हमने ली कि नवाज़ शरीफ से मिले हैं अरशद मलिक जज, और दूसरे हुसैन नवाज शरीफ से भी मिले हैं। इस कंफर्मेशन के बाद मेरी हुसैन नवाज से कल ही तफसील से बात हुई थी। तो उन्होंने 2 चीज़ें हमें बताई हैं। एक तो उनका ये कहना है कि कोई रिश्वत की पेशकश नहीं की है और ना ही कोई धमकी दी है जज को। बाकी उन्होंने काफ़ी हमने सवालात किए थे उसको कि उनके जवाबात दें, क्योंकि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे एफिडेविट के बाद के ये चीज़ें सामने आई हैं उनके ख़िलाफ़। तो उन्होंने जवाब नहीं दिए। उनका बस यही कहना था कि मामला क्योंकि अदालत में है तो अब बाकी बात करना मुनासिब नहीं होगा। सही है। तो हुसैन नवाज इस बात का एतराफ़ कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि ना मैंने कोई रिश्वत ऑफर की, ना मैंने किसी को धमकी दी है। इस एफिडेविट में जज अरशद मलिक के एफिडेविट में उन्होंने जिक्र किया है एक मियाँ तारिक नामी शख्स का और कहा है कि मियाँ तारिक वो है जिसने मुझे सबसे पहले एक वीडियो दिखाई जो कि मेरी गैर अखलाकी वीडियो थी, जिसके बेस पर नासिर भट्ट ने और दीगर लोगों ने बाद में उनको ब्लैकमेल किया। ये क्या कहानी है? क्या ये दुरुस्त है कि कोई ऐसी वीडियो थी जज अरशद मलिक को जो कि दिखाई गई जिसके बेसिस पर जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था? जी बिल्कुल, जो एफिडेविट में उन्होंने जिक्र किया है उसका, इसके पीछे यही तो बड़ी कहानी है। सिलसिला यहीं से तो शुरू हुआ था। 17 महीने की बड़ी कहानी है। 21 किरदार हैं जो साथ साथ रहे जज अरशद मलिक के। पहले उसकी जो तैनाती का मामला था और फिर एक ऐसी चीज़ जो मियाँ तारिक का किरदार है वो बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उनको अपनी तहवील में ले लिया हुआ है और उसके पास सिर्फ एक जज की ये एक वीडियो नहीं है। मेरी इतलात में 2 और भी ज़िलाई सतह के जजेज़ हैं, उनकी भी वीडियोज़ हैं और साथ ही 1-2 सियासी लोग हैं बड़े कद काट के, उनकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो तारिक मलिक जो माफ़ी जगह मियाँ तारिक का जो किरदार है वो बहुत अहम है। उससे कई कहानियाँ सामने आएंगी। यही एक वजह है मेरी इतलात में 28 जून को आखिरी मुलाकात अरशद मलिक की पिछले महीने मियाँ तारिक से हुई सी मुल्तान में, और ये आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद 6 से 7 दिन बाद मरियम नवाज़ शरीफ ने
वीडियो जो है वो पब्लिक कर दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये एक बड़ा कहानी है, 21 किरदारों पे मुश्तमिल, बड़ा अरसा इसमें शामिल है। यही एक वजह है कि ये कहानी अभी शुरू बहुत हुई शुक्रिया है, जाहिद किशोरी खत्म हमारे नहीं साथ हुई। मौजूद थे। कल जब ये एफिडेविट सामने आया तो नून लीग की क़यादत ने इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया, कहा कि इसमें तमाम बातें जो लिखी हैं वो झूठी हैं। लेकिन जैसे हमने आपको बताया, इस एफिडेविट में जो चंद बातें हैं वो अब उसकी तस्दीक नून लीग के अपने आला ज़राए कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ से रायबंड में मुलाकात हुई थी जज अरशद मलिक की। अब सवाल ये पैदा है कि नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात क्यों की। हुसैन नवाज से जो मुलाकात का जिक्र किया है उसकी भी तस्दीक होती है। और अब इस बात के भी इशारे सामने आ रहे हैं कि कोई ऐसी एक वीडियो जरूर थी जिसके बेस पे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। जाहिर सी बात है ये मामला अलहदा है। और जो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मुबैना तौर पे अरशद मलिक ये एतराफ़ कर रहे थे कि मैंने दबाव में आकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, वो एक अलहदा मामला है। दोनों की तहकीकात होना इस वक्त ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उस जज से मिलने की ज़रूरत क्या थी जिस जज ने उनको 7 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रांझा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस एफिडेविट में जज अरशद मलिक ने यह लिखा है कि नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई जाती उम्र में। क्यों नवाज शरीफ साहब एक ऐसे जज से मुलाकात करेंगे अपने घर पे जाती उम्र में जिस जज ने उनको 7 साल की सजा दी? क्या जरूरत पेश आई थी नवाज शरीफ साहब को मुलाकात करने की? जहाँ तक मुलाकात की बात है और जज साहब का एफिडेविट है, इसके बेहतर इस हवाले से तो जज साहब भी बता सकेंगे कि उन्होंने ही अपना एफिडेविट दिया है। मुझे तो पता नहीं है कि जज साहब ने जो इवेंट्स अनफोल्ड किए हैं अचानक अपनी वो वीडियो जो उनकी हुई है रिलीज़ उसके बाद, तो अब जज साहब बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने ये जो मुलाकात की है वो मुलाकात कब हुई है, किस तरह से हुई है। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन अगर मैं सारे वाक़यात को सामने रखूं तो जज साहब की जो पहली हमारी प्रेस रिलीज़ थी या वीडियो वो जो प्रेसर हुआ एक मरीम नवाज साहिबा ने वो वीडियो क्लिप्स दिखाए और उसके बाद फिर जज साहब का एफिडेविट आया। एक चीज़ कॉमन आ रही है, फिर जज साहब का सऊदी अरब भी चले जाना, उम्रा करना, एक दफ़ा नहीं गालिबन 2 दफ़ा उम्रा करना और वहाँ पे अल्लाह के हजूर हमारे लोगों की तरफ से ये मौक़िफ़ सुनने में आ रहा है या बात ये आई है कि जी वो अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगने गए थे कि मैंने एक बेगुनाह बंदे के साथ जुल्म कर दिया। हम कहते हैं उनके ऊपर प्रेशर था। जज साहब कहते थे मैं रूटीन में उम्रा करने गया और हमारा ये लोगों का मौक़िफ़ है कि वो माफ़ी मांगने गए थे। तो अब जज साहब जिस तरह के उनके हालात बने हुए थे, ये उनके ज़मीर पे बोझ था। मेरा तो यही ख्याल होगा कि देखिए मैं तो बात करूँगा अपनी, मेरे ज़हन में जज साहब फैसले करने के बाद इररिलेवेंट हो जाते हैं। उनकी कोई पोजीशन नहीं, उनकी कोई कानूनी पोजीशन नहीं, वो कोई बेनिफिट नहीं किसी को दे सकते। एक जज ने जो केस सुन लिया उसके बाद उसकी रेलेवेंस खत्म हो। अगर वो बेनिफिट नहीं दे सकते तो वो जो वीडियो आप लोगों ने दिखाई थी कि वो कानूनी नुकात लिखवा रहे थे और बता रहे थे कि अपील में कैसे जाएंगे, इसी मकसद के लिए मुलाकात की वो नासिर भट्ट के साथ। ये जज साहब कह रहे थे कि जी वो कानूनी नुकात लिखा रहे थे। नासिर भट्ट क्यों वो मदद हासिल करना चाहते थे या मकसद सिर्फ ट्रैप करना ही था उस दिन? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जज साहब का आप देखें, जज साहब, मैं नासिर भट्ट साहब हो गए या ये बाकी लोग हो गए, एक सेशन कोर्ट का जज है जिसके ऊपर एक सुपरवाइजिंग जज सुप्रीम कोर्ट का बैठा हुआ है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने अच्छी फुल प्रूफ सिक्योरिटी, गालिबन रेंजर्स भी उनके साथ हुआ करती थी जो उनको दी गई थी ट्रायल के दौरान। ट्रायल के बाद भी वो कहते थे मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे जज का अपना कॉन्डक्ट जो है वो सवालिया निशान लग गया। वो वही जवाब देगा। जज के कॉन्डक्ट पे तो सवालिया निशान है और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हम सबके सामने कि उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। लेकिन अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अपने घर में बुलाकर उनसे मुलाकात क्यों करेंगे? क्योंकि जज का ये कहना है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था मेरी वीडियो के जरिए, इसलिए मिलना मेरी मजबूरी थी। आप लोग भी एतराफ कर रहे हैं कि इन जज साहब ने कई मुलाकातें की हैं, सऊदी अरब में भी की हैं। आप कहते हैं कि मुलाकातों का मकसद ये था कि माफी मांगना, वो कहते हैं कि माफी नहीं, दबाव था मुझ पे मिलने के लिए। देखें अब ये मामला दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब जज साहब आएंगे, इसका ट्रायल चलेगा, इसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी, चाहे लाहौर हाई कोर्ट इसकी प्रोसीडिंग्स करे और इसकी होनी भी चाहिए यकीनी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान के अदल के निज़ाम पे एक सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें इशू था कि जज साहब के ऊपर अगर इतने दबाव आ रहे थे, उनको जब इतनी प्रोटेक्शन हासिल थी और इतने लोग उनके साथ खड़े हुए थे और वो कहते थे JIT बनी, JIT के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के एक आला जज जो थे वो उसको सुपरवाइज कर रहे थे, तो उनको बताना चाहिए था। तो जज साहब अगर वो नहीं बता रहे, मामलात को छुपा रहे हैं,
एक बंदा पहले सजा हो गई नवाज शरीफ साहब को, वो जेल में चले गए, हमारी पार्टी ऑपोजिशन में आ गई, हमारी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं, हमारे लोगों पे FIR हो रही हैं, हम पे केस बनाए जा रहे हैं, हम इस पोजीशन में ब्लैकमेल करने की पोजीशन में थे। कानूनी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं उन्होंने उस वक्त बताया जो अब वो अपने एफिडेविट में लिख रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की या नहीं की? देखिए, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जज साहब ने बताया कि जी मैंने की है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब तो आपका मौकिफ देने के बारे में मेरा मौकिफ तो ये है कि मुझे तो पता नहीं है ना मामलात का, कि मैं तो ना मौजूद था ना मेरे इल्म में है, मुझे तो कोई कहे कि हमारे इल्म में है कि ये मुलाकात हुई है और ये बात समझ से बाहर तर है कि वो नवाज शरीफ साहब उनसे क्यों मिलेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब का या आपकी फैमिली का, शरीफ खानदान का भी वर्जन ले लिया जाए कि उस वक्त वो इस मोड में थे कि वो माफी मांगना चाहते थे, तब भी नवाज शरीफ साहब को जाती तौर पे उनको बुलाकर उनकी माफी सुनने की क्या जरूरत थी? वो कहते हैं कि आपका जो राइट चैनल है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जाके बता दें कि आपसे गलत फैसला हुआ है, आप शर्मिंदा हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों मिलेंगे? देखिए, मैं आपको एक बड़ी मैं वकील भी हूँ, वकालत भी की है, हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है मेरे पास। माना कि सियासत में आने के बाद वकालत छोड़ी काफ़ी अरसा, लेकिन एक चीज़ का मुझे पता है कि जब जज साहब फैसला कर देते हैं ना आपका, उसके बाद आप ये समझें कि वो जज अब आपके लिए रेलेवेंट रह गए, उस मुकदमे में आपकी मदद कर सकेंगे, कुछ कर सकेंगे, या उनकी कोई बात होगी, वो नहीं थी। जज साहब का मुझे सिर्फ एक ही आप मिल रहे, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अगर उनसे मुलाकात भी की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इररेलेवेंट है। नहीं, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस तो चल रहा था। देखिए, जुडिशियल प्रोसेस तो हाई कोर्ट में चल रहा था ना। जुडिशियल प्रोसेस तो तब चलता जब केस रिमांड होके दोबारा उन जज के पास आता और फिर नवाज शरीफ साहब सुनते। माशाल्लाह, आप लॉयर हैं, खुद समझते हैं इस बात को। हाँ, तब वो रेलेवेंट। अगर रिमांड होता केस तो वापस शायद इन जज के पास आता, तो नवाज शरीफ साहब क्यों मुलाकात करेंगे? ये तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस नहीं हो जाएगा कि आप जज से मुलाकात कर रहे हैं? नहीं, बात सुने ना, ये क्या जरूरी है कि उसी के पास जाता? बशीर मलिक साहब लिख के दे बैठे कि मैं केस नहीं सुनना चाहता। बशीर मलिक साहब, मैं आपको दूसरे जज की बता रहा हूँ ना, नैब कोर्ट में तो कई जजेस है ना, अकाउंटेबिलिटी कोड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, किसी के पास जा सकता है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, वो उनका या रजिस्ट्रार जो है वो मैनेज करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वो देखता है। लेकिन बात यह है कि जज साहब का जो गिल्टी कॉन्शियस है ना, मेरे ख्याल से जो मैंने चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है नहीं हुई, लेकिन जज साहब का गिल्टी कॉन्शियस उनको दर दर के ऊपर लेके फिर रहा था। अब ये वक्त ही बताएगा, वो नासिर साहब बताएंगे। कॉन्शियस दर पे लेके फिर रहा था, या कोई ऐसी वीडियो या कोई ब्लैकमेलिंग थी जो कि उनको दर पे लेकर फिरने पे मजबूर कर रही थी? वीडियो से, अब जो हमारा मौक़िफ़ है कि वीडियो से वो ब्लैकमेल हुए, वीडियो भी उन्होंने मान ली अपने एफिडेविट में कि मेरी एक वीडियो है जो मुल्तान में किसी, जो उनको बताया गया कि उनकी है, जो उनकी है। एक हकीम साहब हैं जो दवाइयाँ देते हैं, जो मैंने सुनी है बात, जो उनका था हिकमत करते हैं, वो उनके दोस्त थे। क्या ये दुरुस्त है कि फिर इस तरह की चीजें नून लीग के या नून लीग के हामियों के हाथ में थी, जिसके बुनियाद पे वो ब्लैकमेल कर रहे थे? देखें, एक तो बात है कि जज साहब एडमिट कर गए कि मेरी वीडियो है। हम कह रहे हैं कि जज साहब की जो वीडियो है वो जज साहब से फैसला करवाने के लिए इस्तेमाल की गई हमारे खिलाफ। वो कहते हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया आपके लोगों ने। देखिए, पहला जज साहब का जवाब आता है 1 सफ़े का। 6 दिन गुजरने के बाद जज साहब एक नई कहानी लेके आते हैं। सच्चाई के बारे में खूबसूरत चीज़ किसी बंदे ने की है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर द ट्रूथ, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ट्रूथ, कि आपको उसको याद नहीं रखना पड़ता। अगर जज साहब सच्चे होते ना, तो पहले दिन उनका जो जवाब आया था, पहले दिन ही ये सारी चीज़ें आ जानी थी। ये वेल थॉट ऑफ, और ये जो है ना, ये मैं समझता हूँ काउंटर ब्लास्ट है जज साहब का। आप ठीक कह रहे हैं कि ये पहले आ जाता, लेकिन अब देर से भी आए तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी तस्दीक हो रही है बाकायदा। नवाज शरीफ साहब से मिलना, हुसैन नवाज से मिलना, जिसके आपके जराए तो बताते हैं कि उन मुलाकातों की वीडियोस भी मौजूद हैं, तो ये तो तस्दीक, इसका मतलब अगर वो देर से ही लिख रहे हैं, लेकिन लिख तो सच रहे हैं ना। देखिए, अब एक बंदा अपने ज़मीर का आगे, बंदा ज़मीर की नज़र में बंदा अपनी नज़रों में गिरा हो, वो बंदा जाएगा जब एक बंदे ने एक बंदे के साथ जुल्म कर दिया हो कि यार मैंने तुम्हें, आप सोचें, आप और मैं रोज़ लोगों को मिलते हैं, हम सोचते होंगे आपसे, आपके कैमरामैन से कुछ ज़्यादती ना हो जाए, आप ऊंची आवाज़ में ना बोल पड़े, आप उसको बेजा डांट ना दें। तो जब एक बंदे ने एक बंदे के साथ इस तरह का फैसला किया, जो कि हमारा मौक़िफ़ है, अभी तो इस पर ट्रायल चलेगा, मैं ये समझता हूँ कि इसकी 2 चीज़ें होनी चाहिए। इसका एक, वो वहाँ से आए हुए थे डेपुटेशन पे लाहौर हाई कोर्ट के, वो नीचे लाहौर हाई कोर्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और उसके बीच में एवेल्यूएट करना चाहिए सारे लोगों को बुला के कि आप यहाँ पर हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व, उनको जान का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उनके ऊपर इतना दबाव था कि उन्होंने फैसला दबाव में आके दिया। बिल्कुल, इसको डिटरमिन करना है, और विटनेसेस को सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अब देखें, सुपरवाइजिंग जज एक सुप्रीम कोर्ट के थे, कि विटनेसेस की जान को तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इसमें एक तरीक़ेकार ये है ना कि अब जो अपील है उसमें आप ये एविडेंस लेके जाएं। आप लोग कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे, मरियम नवाज साहब कहती है मैं इंतजार करूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये एक केस को टेकअप किया है, लेकिन
नून लीग, क्या आप लोग इस एविडेंस को पेश करेंगे नवाज शरीफ साहब के हक में? देखिए, जहाँ तक नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसकी स्ट्रेटजी तो बनाएंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब के लॉयर हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक तो वहाँ पे एविडेंस, ये नया एविडेंस आ गया, अब इस एविडेंस के ऊपर एपिलेट कोर्ट है वो किस हद तक उसकी एविडेंस को देख सकती है। अपील में अब इस एफिडेविट को भी अटैच कर दिया गया है। अब वो कोर्ट उसको अप्रिशिएट करेगी, कोर्ट सारा एविडेंस खोल के देखेगी कि कहीं पे जज साहब ने ज्यादती की है नहीं की, आप लोग, और एन मुमकिन है कि कोर्ट उसको रिमांड भी कर दे। आप लोग इस पे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? आप लोगों के पास वो वीडियो ऑडियो है, क्यों नहीं आप फॉरेंसिक करवाने के लिए उसका तैयार होते हैं? आप कहते हैं कि हुकूमत ने करवा लिया फॉरेंसिक, जो कि मेरे ख्याल ब्लफ ही है, क्योंकि हुकूमत के पास ना वो फोन है जिससे वीडियो रिकॉर्ड हुई, ना वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मशीन उनके पास है, वो तमाम चीजें आपके पास हैं। फॉरेंसिक अगर करवाना है उसका तो वो आप प्रोवाइड करेंगे ना। देखिए जब कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह टेकअप हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, जब वहाँ पे जज साहब कहेंगे तो एग्जिबिट करा देंगे, ये सब चीज़ें एग्जिबिट कराएंगे। जी हाँ। और आप इस जो इल्जामात जज की तरफ से लगे उसकी तहकीकात के लिए भी तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये हो, क्योंकि मैं एज अ लॉयर ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क की तारीख जजेस के ऊपर एक ये हिस्ट्री आ रही है, हमें इसको ये हमें देखना पड़े, हमारी आला अदलिया को देखना चाहिए कि लोअर जुडिशरी के बीच में ये क्यों हो रहा है जजेस के कॉन्डक्ट के साथ, और क्या वाकई ये चीज़ें हकीकत हैं। अब आप देख लें, सिर्फ जजेस का कंडक्ट, क्या इमरान खान वजीर आजम ने आज ये ट्वीट भी किया है कि जो सिसिलियन माफिया का था, पाकिस्तानी माफिया जिस तरह काम कर रही है वो भी सामने आ रहा है, जिसपे रिश्वत देना है, धमकियां देना है, वीडियोस बनाना है। इमरान खान साहब तो आप ही तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए इमरान खान तो सारी बेनिफिशरी है सूरत हाल के, वो जितना बोलेंगे मामले में वो उतना फरीक बनते जाएंगे। अगर उनका कोई दाना दोस्त हो उनको बताए कि वो तो साबित कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि बेनिफिशरी नवाज शरीफ को नाअहल करके जेल में लेके जाने के इमरान खान है। अगर नवाज शरीफ जेल में ना होता, वो कैंपेन करता, तो आज हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होती। तो बेनिफिशरी इमरान खान है। इमरान खान अगर ये बात कर रहा है तो वो हमारी चीज़ और इस्टेब्लिश हो रही है कि इमरान खान हमारे ही व्यू को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स कर रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रंजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, जो एफिडेविट में जज अरशद मलिक ने इल्जामात लगाए उनकी भी, और इससे पहले जो वीडियो सामने आई है अरशद मलिक साहब से मुतल्लिक, उनकी भी तहकीकात होना ज़रूरी है। जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत 16 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आसिफ मूसा इस केस की बेंच की सदारत करेंगे, जबकि इस बेंच में जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस उमर अता बंदियाल भी शामिल होंगे। मरियम नवाज ने 6 जुलाई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसके बाद कई इंटरव्यूज में यह दावा किया था कि उनके पास मजीद वीडियोस और शवाहिद भी मौजूद हैं, जिसे वक्त पर वो सामने लेकर आएंगी। और अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया है, इसलिए ये जरूरी है कि इन वीडियोस की मुकम्मल तहकीकात की जाए। और अब ये जिम्मेदारी मरियम नवाज पर आती है कि वो इन वीडियोस को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जाएं, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि इसकी मुकम्मल तहकीकात हो सके। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है। इस बजट में हुकूमत ने दावा किया है कि हमने चंद ऐसे इकदाम लिए हैं जिससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स का जो टारगेट है 5,550 अरब का है, लेकिन इस बजट के मंजूर होने के बाद जो ताजिर बरादरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो इस बजट से और ख़ासतौर पर इस बजट में चंद जो टैक्स के हवाले से इकदाम लिए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो इकदाम लिए गए हैं, उससे खुश नहीं है, जिसकी वजह से आज मुल्क भर के बड़े और छोटे शहरों में हमने देखा कि शटर डाउन हड़ताल थी, ताजिरों ने कारोबार बंद रखा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, बड़ा शहरों, छोटा शहरों, आज हमने देखा कि ताजिर जो है वो मुकम्मल तौर पे स्ट्राइक पे गए हुए थे। अब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनके मुतालबात की, उनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो सेल्स टैक्स इनवॉइस पे शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करने की शर्त रखी है, उस शर्त को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि नए बजट में ताजिरों के लिए जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट है, जो कि 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है, इसकी स्लैब्स को रिवर्स करके पुराने वाले स्लैब्स पर लेके आए। 50,000 से जायद की रकम बजरिया चेक की शर्त को जो है वो ख़त्म किया जाए। छोटे ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए, फिक्स टैक्स का निज़ाम हो, यानी कि छोटे ताजिरों के लिए तमाम सेल्स टैक्स की वसूली इम्पोर्टिंग सतह पर की जाए। ये चंद मुतालबात हैं जिनमें उनका एक ये भी मुतालबा है कि जो डॉलर का रेट है उसको मुस्तहकम रखा जाए और उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। तो ये मुतालबात हैं।
और इससे पहले शब्बर जैदी साहब ने कोशिश की कि वो मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं उनसे मुलाकात करें, एसोसिएशन से मुलाकात करें, लेकिन शायद वो कन्विंस नहीं कर सके। इमरान खान साहब भी कराची में मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पर KCCI, FPCCI के लोगों से मुलाकात की। चंद उनमें से जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हैं उन्होंने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया, लेकिन ताजिर बरादरी ने अपनी स्ट्राइक को वापस नहीं लिया था। शब्बर जैदी साहब से एक मुंसलिक बयान जोड़ा जा रहा था कि उन्होंने कहा है कि इस स्ट्राइक के पीछे सियासी लोग हैं, उसकी उन्होंने कल वजाहत की। उन्होंने कहा मैंने ऐसे कोई बयान नहीं दिया है। वो क्या वजाहत थी ये भी सुन लीजिए। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये कोई टैक्स के इश्यूज जो है कोई पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं? नहीं, मुझे हमें कोई ऐसी सियासी चीज नजर नहीं आ रही है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सियासी है। तो एक जो बयान शब्बर जैदी साहब से जोड़ा जा रहा था, उन्होंने कल इसकी वजाहत की कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये एहतजाज सियासी बुनियाद पर हो रहा है। लेकिन स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आज ये बात की है कि जो हड़ताल है इसके पीछे कुछ सियासी अनासर भी मौजूद है। क्या कह रही थी सुनिए। एक ताजर पेशा जमात जो है उसने सियासत की ही तजारत समझ के, तो जिसने सियासत तजारत समझ के की उसके साथ जो उनके ट्रेडर्स विंग हैं वो गठजोड़ में खड़े नजर आएंगे। और मैं पुरुमीद हूं कि ये हमारा भटके हुए कुछ ऐसे सियासी ताजर जो कि तजारत के साथ सियासत को जोड़ के किसी सियासी जमात को ऑक्सीजन देना चाहते हैं, वो इस तरह के हरबों से बाज रहे हैं। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा की भी राय अपने सुनी। जो मैन्युफैक्चरर्स का जो बड़ा मसला था एक्सपोर्टर्स का, वो जीरो रेटेड रिजीम खत्म करने वाला था, उस पर अब हुकूमत ने उनको एश्योरेंस दी है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि आपका जो रिफंड का पैसा है वो हुकूमत अपने पास फंसा के नहीं रखेगी। लेकिन ताजरों का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है CNIC दर्ज करना सेल्स इनवॉइस पे, इसके वो खिलाफ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है काशिफ चौधरी साहब, जो कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सबरा अतीक मीर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, पहले आपसे शुरू कर लूं, क्या आज मुकम्मल तौर पे कराची बंद था? तमाम ताजरों ने आपको सपोर्ट किया है या ऐसे भी थे जो कि स्ट्राइक का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्ट्राइक थी जिसके लिए मैंने इसके लिए एफर्ट्स नहीं की। मेरे साथियों ने मार्केटों में निकल के पर्चे नहीं बांटे, लोगों को कायल करने की कोशिश नहीं की। मैं इत्मीनान से घर आके अपने वक्त पर सो गया और सुबह मैंने देखा कि कराची की 90% मार्केटें बंद थीं। बेशक इसमें कुछ हिस्सा खुला भी था, लेकिन वो ना तो काबिल ज़िक्र मार्केटें थी ना ही उनकी कोई बहुत बड़ी तादाद थी। सही। लेकिन ये बात जो मुझे इस तरीक़ा एहतजाज में मार्केटों के इस तरह बंद होने से मैं जो एक हौलनाक सूरत हाल को समझा हूँ वो ये कि हर किसी ने ये सोच के हुकूमत तक मैसेज देने के लिए कि हकीकतन बजट में ऐसे खदशात हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसे इख्तलाफात हैं, ऐसी मुतनाज़ शिकें हैं जिनकी जो इसलाह तलब हैं। ये क्योंकि ये बजट अभी खुला नहीं और 25% तक महंगाई बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि लोग डर गए कि जब ये बजट खुलेगा, जब इसके मामलात आगे बढ़ेंगे, जब वैल्यू एडिड टैक्स एक अपने अमली शक्ल में सामने आएगा, ठीक है, तो यकीनन मैं इतनी इस पर महंगाई बात मज़ीद करता बढ़ हूं। जाएगी। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, पंजाब में भी कामयाब हड़ताल थी, आप मुतमईन है कि ताजरों ने आपको सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर ये पहली हड़ताल थी जो कराची से खैबर तक और गवादर से कश्मीर तक मुकम्मल शटर डाउन था पाकिस्तान के हर छोटे और बड़े शहर के अंदर। और ये दर हकीकत हुकूमत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पे अदम इत्मीनान का इजहार था। और ये क्या जारी रहेगा? ये आज की जो हड़ताल है ये हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम थी कि हुकूमत ने IMF की टीम को लाकर जो माशी पॉलिसियाँ बनाई हैं, कौम इसको मुस्तरद करती है। और ये आज की हड़ताल एक टोकन हड़ताल थी, एक दिन की। और अगर हुकूमत ने इसके बाद भी, हमने आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये कहा है कि आइए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठिए। अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान का ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन ताजर को चोर कहकर, ताजर की दुकानों पे छापे मार के, ताजर को पेचीदा निज़ाम में फंसाकर टैक्स नहीं लिया जाता। वजह पर आ जाते हैं जो आज बुनियाद थी इसकी, जिसमें आप कह रहे हैं ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, ये जो सेल्स इनवॉइस पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने वाला मामला है,
ताजिर बरादरी इसके क्यों खिलाफ है? जब आप टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, मैं इसके अंदर पाकिस्तान के अगर छोटे ताजरों की बात करूं जिनकी तादाद लाखों के अंदर है, पाकिस्तान का छोटा ताजर ना तो इतना तालीम याफ्ता है और ना ही वो मुंशी और अकाउंटेंट रख सकता है इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हर चीज़ की खरीदो फरोख्त पर CNIC नंबर लिखेंगे, फिर उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तो FBI ये सलाहियत भी नहीं रखता कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को काशिफ साहब, इसमें ये खंगाल बात तो सके। ठीक है, और कल मेरे ख्याल से शब्बत साहब ने भी की है कि जो छोटे बिल्कुल बिजनेसेस हैं उसको डिफाइन कर लें कि छोटा बिजनेस किसको कहते हैं, उस पर आप फिक्स टैक्स लगा दें। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अतीक मीर साहब को मैं जानता हूं, कराची में बड़े बड़े होलसेलर हैं, पूरा जोड़िया बाजार है, रिटेल सेक्टर है, जो कि मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है, सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है। अगर उनके लिए शर्त है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें तो उसमें हर्ज क्या है? नहीं, इसके अंदर देखिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो हैं वो तो पहले ही सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, और उनके साथ जो जुल्म किया गया वो ये कि उनके मुनाफे के ऊपर टैक्स लगाने की बजाय उनके ऊपर 1.5% टर्नओवर टैक्स लगा दिया गया है। क्योंकि लोग अपना मुनाफा छुपाते भी हैं यहाँ नहीं, मुनाफा छुपाते किस लिए? कि FBR का सिस्टम करप्ट है। हम तो ये बात कहते हैं कि FBR के मौजूदा ढांचे की मौजूदगी में 5550 अरब रुपया नहीं इकट्ठा हो सकेगा। ये शनाख्ती कार्ड वाला मसला समझाइए कि अगर कोई शख्स आपको माल बेचता है, वो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स पे, दूसरा शख्स नहीं है, उसका अगर वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के देता है, इसमें मसला क्या है? नहीं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना तो सिर्फ मकसूद नहीं उसकी है। कॉपी अटैच शनाख्ती करना। कार्ड नंबर की कॉपी लेना, हमारी पाकिस्तान की दुकानों के ऊपर खवातीन भी आती हैं, हर तरह का कस्टमर आता जी। है, वो क्यों शनाख्ती कार्ड देगी किसी दुकानदार? जब खवातीन देखिए- मार्केट में आ सकती हैं तो खवातीन शनाख्ती कार्ड भी दे सकती शनाख्ती होगी। कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि और जो ये तो businesses अच्छा, के लिए दूसरा ना ज़ाहिर। दूसरा ये कि जब वो दुकानों पे आती हैं, 50,000 रुपए की जो शर्त रखी गई है, 50,000 रुपए तो इतने कम पैसे हैं कि आज एक एयर कंडीशन, एक छोटा फ्रिज वो 50,000 रुपए अच्छा, के ये अंदर मतलब आता है। रिटेलर्स के लिए भी है, ये सार्फिन के लिए रिटेलर्स भी है, के लिए कोई अगर फ्रिज लेने आएगा, कोई एसी लेने आएगा, उसको भी उसके देना लिए पड़ेगा। भी है, तो वो कैसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा? हमें तो ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है या गवर्नमेंट मामलात को उलझाना और पेचीदा करना चाहती है। अतीक मीर साहब, आप बताइएगा कि क्या एतराज है शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाने पर? क्या एतराज है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को, ताजिर बरादरी को? देखिए, ये शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है, इसका पस मंज़र अगर समझा जाए तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड लगाना काफ़ी नहीं है। जब इसकी तफसील हम वो तमाम तर ख़रीदारी की तफसील जब सेल्स टैक्स के महकमे को देंगे तो यकीनन वो पूरा निज़ाम जो है उसको वो कंप्यूटराइज कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये IMF का पुराना जाल है कि जिस तरीके से ये हमें पकड़ना चाहते हैं। और दूसरा, इसके साथ वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी एक चीज़ जितनी दफ़ा फ़रोख्त होगी उसका हर मुनाफा काबिल टैक्स होगा। तो अभी हमारी इकोनॉमी देखें, दो चीज़ों की मुतमिल नहीं हो सकती। ये बातदरीज जिन मुल्कों में ये सिस्टम मौजूद है, आप देखें उसमें फ्रांस ने 50 साल प्रैक्टिस की, यूरोप ने 50 साल उसको देखा और उसके बाद बातदरीज नाफिज किया, एक छोटे पैमाने पे दस्तावेजी शक्ल दी गई। तो हमारे यहाँ एक खराब तर इकोनॉमी में ये सिस्टम एकदम से लाद देना, ये बहस हर मर्तबा होती है। मईशत 6% से ग्रो कर रही होगी तब भी ताजर इस पर एतराज करते हैं। पीपल्स पार्टी ने RGST लगाने की कोशिश की, वैल्यू एडेड टैक्स उस वक्त भी था, वो भी यही मसला था, तब भी नहीं लगाने दिया। हर मर्तबा ताजिर यही कहते हैं, दो उनके मुतालबात होते हैं, एक तो काम आहिस्ता आहिस्ता करें और दूसरा डॉक्यूमेंट ना करें, हमसे टैक्स डॉक्यूमेंटेशन ना करें। भाई दुनिया के हर मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमें भी इस साल नहीं तो अगले साल ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता मामला कि ताजिर कहे कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन ना करें। हमारे डॉक्यूमेंटेशन के पीछे एक वसी बदउनवानी का हाथ है। आप देखिए, ये जो महकमा ऑडिट करता है, ये जो टोटल ऑडिट में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मींस उसको आप टोटल ऑडिट में जाना होगा। टोटल ऑडिट के इदारे हैं कितने? इस वक्त भी अगर तमाम लोग, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया और अतीक मीर साहब, मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि जब मामला ऑडिट में जाता है तो FBR के लोग हरासा करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये मामलात होते हैं। लेकिन पहला कदम तो फिर भी यही है ना कि आपने इस सिस्टम को करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये पहला कदम है। यहाँ पे FBR ये भी अश्योर करा रहा है कि सिस्टम को हम कंप्यूटराइज करेंगे, इसमें जो इंसानी एलिमेंट है उसको कम करेंगे, उसमें जो रिश्वत के मामला हैं, जो मसाइल हैं वो आते रहेंगे और वो हल होते रहेंगे, लेकिन पहला कदम तो उठाए ना। हर दफा डॉक्यूमेंटेशन से मैं वैसे एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो इस मुल्क में टैक्स नहीं देते।
वो ऐवान इक़्तिदार के अंदर जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों बेंचों पर मौजूद हैं। और इस मुल्क के अंदर जितनी भी अशराफिया है इस मुल्क की, जो डॉक्यूमेंटेशन करती है वो टैक्स नहीं देती, इसलिए कि उन्होंने 2 खाते भी बनाए होते हैं और एफबीआर का करप्ट सिस्टम भी उनको सपोर्ट करता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराएंगे, मुझे क्या पता कि आप मैन्युफैक्चरर से कितने का माल खरीदते हैं, कितने का बेचते हैं, आप अंडर इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, ये सारे रास्ते दूसरी बात ये कि ना इस मुल्क के अंदर अभी तक स्मगलिंग रुकी, ना इस मुल्क के अंदर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे माल का आना रुका। नहीं, देखिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी कि जब आप मुल्क के निज़ाम को ठीक करेंगे, एफबीआर को ठीक करेंगे, टैक्स रेट्स, अच्छा दूसरी नहीं देखिए उसके बाद टैक्स रेट्स को कम करेंगे, टैक्स के बेस को वसी करेंगे। इतना बड़ा ह्यूज टैक्स रेट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि उस टैक्स रेट के अंदर एफबीआर के सिस्टम की मौजूदगी में लोग अपनी असल सेलें, खुद एफबीआर का सिस्टम ये कहता है कि शो ना करें। इसलिए कि मैं आपको ये दावे के साथ ये बात कहता हूं, इत्तेफाक करते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो ऐसे ताजिर हैं जो कि अपनी सेल्स छुपाते हैं और इसीलिए वो अपनी आमदनी कम जाहिर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से नहीं छुपाते, एफबीआर के करप्ट सिस्टम की वजह से छुपाते हैं। दोनों वजह है, मैंने कहा, लेकिन वो दूसरा कदम है। पहला कदम तो उठाए ना, आप कहते हैं कि हमसे टैक्स ले लो, लेकिन ये ना पूछो कि मैंने सेल कितने की है, मेरी आमदनी कितनी की, ये कैसे चल सकता है? हम इसके लिए तैयार है ना। पाकिस्तान का छोटा ताजिर की मुनाफे की बात हुई जी, गैर हकीकी जब आप टैक्सों की शरह को गैर हकीकी करेंगे, अनजस्टिफाइड करेंगे, कोई भी अपनी रियल सेल नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपना मुनाफा तो क्या अपना असल भी टैक्स। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब। अब ये जो कि हुकूमत ने बैठ के इन ताजरों के साथ हल करना है, अगर टैक्स के रेट पे इशू है उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इस मुल्क में ये हो नहीं सकता कि आप डॉक्यूमेंटेशन से दूर रहें। दुनिया के हर मुल्क में जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, उसके साथ जो जुड़े मसाइल हैं ताजिर बरादरी के, उनको भी यकीनन हल होना ज़रूरी है, लेकिन ताजिर बरादरी को भी डॉक्यूमेंटेशन में आना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे एक फिक्स टैक्स ले लो और ये ना पूछो कि मैंने सेल कितने की है, मेरी आमदनी कितने की है। हर किसी ने टैक्स देना है अपनी आमदनी के मुताबिक, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा और टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। तहरीक अदम एतमाद बामुकाबला तहरीक अदम एतमाद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने का मामला अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को हटाने तक जा पहुंचा है। ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाएगी या डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे? नंबर गेम तो ऑपोजिशन के हक में नजर आती है, मगर हुकूमत भी ऑपोजिशन को सरप्राइज देने के दावे कर रही है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ऑपोजिशन की करारदाद के बाद हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। मुत्तहदा ऑपोजिशन की 9 जमातें सादिक संजरानी को हटाने और नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजिंजो को सेनेट का नया चेयरमैन बनाने पर मुत्तफिक हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत भी इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का दावा कर रही है। 11 जुलाई को सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि संजरानी साहब, आप ऐवान अच्छे अंदाज से चला रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को हम सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने सादिक संजरानी को मशवरा दिया कि वो डट जाए और ये कि मफाद परस्त टोला अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। वजीर आजम की चेयरमैन सेनेट को हिमायत की यकीन दहानी के बाद हुक्मरान जमात ने इस हवाले से राब्ता तेज कर दिया है और हुकूमती रहनुमा दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत समझती है कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो जाएगी, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ को भी अपनी कामयाबी पर मुकम्मल यकीन है। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सेनेट में पार्टी पोजीशन के मुताबिक ऑपोजिशन अरकान की तादाद 67 है, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 37 है। वैसे नंबर गेम तो इस वक्त ऑपोजिशन के हक में नजर आता है, मगर शाहिद खाकान अब्बासी को यह खदशा है कि वजीर आजम इमरान खान इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए उनके 15 अरकान खरीद सकते हैं। दूसरी मीटिंग आज हमारे वजीर आजम ने की, 8-10 वजीर साथ बिठाए हुए कि सेनेट में हमने शिकस्त देनी है अपोजिशन को। यार, आपके बंदे जो हैं वो गिने हुए हैं, जो अपोजिशन के बंदे हैं वो गिने हुए हैं, तो आप कैसे शिकस्त देंगे? आप 15 सेनेटर खरीद कर आप अपोजिशन को शिकस्त देंगे?
शाहिद खाकान अब्बासी हॉर्स ट्रेडिंग के खदशे का इजहार कर रहे हैं। याद रहे कि सेनेट में होने वाली वोटिंग खुफिया होगी, लेकिन क्या हुकूमत चेयरमैन सेनेट का ओहदा बचाने में कामयाब हो सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब एक तरफ तो अदम एतमाद की तहरीक आई है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, अब आप लोग लेकर आए हैं सलीम मांडवीवाला के खिलाफ जो कि डिप्यूटी चेयरमैन है। आप लोग कामयाबी का दावा कैसे कर रहे हैं? इस वक्त आपके 37 वहां पर टोटल अरकान है, ऑपोजिशन के तमाम इत्तेहादी मिलाकर, गवर्नमेंट के तमाम इत्तेहादी मिला के ऑपोजिशन के 67 है। क्या कोई मुकाबला ही नहीं नजर आ रहा? कैसे जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मुकाबला करना ही छोड़ दें। ज़ाहिर है उन्होंने एक उनका डेमोक्रेटिक राइट था जिन्होंने एक्सरसाइज किया है अपोजिशन ने। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। हम एक तो ये है कि हम कहें कि जी बस ठीक है, आप जो भी कहते हैं हम वो कर लेंगे। दूसरा ये है कि मुकाबला तो करना पड़ता है और मुकाबला करना चाहिए। बग़ैर मुकाबले के अगर आप हथियार डाल दें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा मकसद तो बुनियादी ये था कि हमें इस पर तशवीश इसलिए हुई कि सेनेट एक ऐसा इदारा है जिसमें कि कंटिन्यूटी एक सबसे अहम फैक्टर है। यही वजह है कि आपके आधे सेनेटर्स 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और पुराने रहते हैं और इस तरह सर्कुलेशन होती है। सेनेट की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ कि जो चेयरमैन के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद आई हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक राइट है। तो अब हमने ये समझा कि चूँकि जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें पीटीआई के 34 पीटीआई और जो हमारे हलीफ पार्टीज़ थी हमने सपोर्ट किया। सलीम मांडवीवाला को 34 वोट दिए हमने। अब जिस तरह से वो कहते हैं कि अब उनके सपोर्ट वो विड्रॉ कर रहे हैं संजरानी को जो उन्होंने दी थी, सादिक संजरानी साहब को, तो इसी तरह हम भी ये समझते हैं कि सलीम मांडवीवाला साहब भी हमारे एतमाद खो चुके हैं और हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। तो इसलिए हमने ये उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद। लेकिन नंबर्स के एतबार से जब आप लोग ने सादिक संजरानी साहब को अपॉइंट किया था उस वक्त अपोजिशन की तादाद ज़्यादा थी, आप लोग वो इलेक्शन जीत गए, सादिक संजरानी साहब जो है वो इलेक्ट हो गए, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी आपके साथ थी। अब क्योंकि आप लोग ट्रेजरी में आ गए हैं, सादिक संजरानी साहब माइनॉरिटी में है, तो अगर ऑपोजिशन चाहती है कि वो अपना कोई चेयरमैन लेकर आए तो नंबर गेम तो उनको सपोर्ट करता है ना इस बात पर। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि वो जिस वक्त इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त PML नून का कैंडिडेट राजा ज़फ़रुल हक साहब खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था और हमारी जो पार्टी जॉइंट कैंडिडेट था, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर इस तरह हम देखने लगें तो अगर कल 3 महीने बाद पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है, फिर हम अदम एतमाद का वोट डालेंगे चेयरमैन के ख़िलाफ़ कि जी वो पीपल्स पार्टी और उन्होंने कहें कि जी वो हमारी सपोर्ट खो बैठे हैं तो इसलिए हम डालें। तो ये जो है एक सेनेट जो कि उसका एक तकद्दुस है, उसकी एक जो एक स्टैचर है, जो एक उसका वो है, उससे वो इफ़ेक्ट होगा उसकी जो है कंटिन्यूटी की जो है वो फेडरेशन का एक सिंबल है। पीपल्स पार्टी के लोग तो ये मौक़िफ़ भी देते हैं ना कि कुछ गलतियां हुई हैं माजी में जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। ये गलती बतौरे वो इसका एतराफ़ करें या ना करें, लेकिन ये गलती तो ये थी ना कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक अपना किरदार अदा किया, पहले बलूचिस्तान हुकूमत गिराई, फिर वहाँ से ये सेनेटर्स को अपॉइंट करवाया और फिर किस तरीके से अपना सेनेटर इलेक्ट कराया। तो कह रहे हैं गलती हुई है, उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। नहीं, गलतियाँ तो उनसे बहुत हुई हैं जिसकी कि वो कौन से माफ़ी में मांगनी चाहिए, बिकॉज अगर ये इस तरह की चीज़ें वो माजी में करते रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो मुल्क जिस सिचुएशन में खड़ा है वो सारी उन्हीं गलतियों का खमियाजा है जो कि पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। दूसरी बात, आप अदवी उसको ना करें। देखिए, एक तो होता है कि ये सीक्रेट बैलेट है। अगर मैं अपनी मिसाल दे दूं आपको, 2015 12 मार्च इलेक्शन, PTI के 5 सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं, आते हैं, हल्फ लेते हैं। आधे घंटा इलेक्शन से पहले चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि मैं फ़ाइल कर दूं अपने डॉक्यूमेंट्स नायब डिप्टी चेयरमैन के लिए, कर दिए। जब वोट हुआ तो 5 की जगह मेरे जो वोट थे वो 19 थे। तो ये देखें, इसमें ये होता है, इसमें एक ज़्यादा एक मेच्योरिटी प्रिवेल करती है इस हाउस में, नंबर कम है। तो ये भी हो सकता है कि संजरानी साहब से कई लोग खुश भी हों, और ये फैक्ट है कि नून वाले और पीपल्स पार्टी में कई ऐसे सेनेटर्स हैं। चला है शहरी रहमान साहबा के बहुत से लोग जो कि ट्रेजरी बेंचेस में है, हुकूमत में है, वो सादिक संजरानी साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारे कैंडिडेट हासिल बजिंजो साहब को सपोर्ट करेंगे। वो तो उलट दावा कर रहे हैं। नहीं, वो तो करेंगी दावा, जाहिर है कि आप भी करेंगे दावा। नहीं, हम तो दावा इसलिए करते हैं कि आपको इंशाल्लाह जब ये नतीजा आएगा भाई, बिकॉज मैं तो ताल्लुक रहता है अपोजिशन से और दोनों से ताल्लुक रहता है। अपोजिशन अरकान ने आपको यकीन दहानी करवाई है? नहीं, यकीन दहानी तो देखें, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि यकीन दहानी कराई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे पता है पल्स ऑफ द सेनेट, बिकॉज 100 तो मेंबर है, ठीक है। उसमें जो नून के और जो पीपल्स पार्टी के और जो इवन बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं वो इस बात पे बिल्कुल खुश नहीं है ज़ाती तौर पे।
पार्टी की वो कमिटमेंट अपनी तरफ जो कि बड़ी अहम है, मतलब इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये वो चूँकि इसमें शो ऑफ हैंड्स होता नहीं है, तो इसमें हमारी उम्मीद यही है, और अगर नहीं होगा वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो कर लेंगे, इसमें इतनी बड़ी बहस क्या है। तो आप समझते हैं क्योंकि वो मुतमईन है कारकर्दगी से सादिक संजरानी साहब की, और वो उन्होंने हाउस को बड़े बराबरी से चलाया, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन शाहिद खकर अब्बासी साहब ने कहा है कि एक ही तरीका है हमारी तहरीक को नाकाम बनाने का, वो ये कि इमरान खान साहब 15 सेनेटर्स को खरीद लें। तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म करने जा रहे हैं आप लोग? देखें, पहले तो ये कि 15 को इतनी बड़ी तादाद नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो शाहिद खाकान और ये जो के लिए बड़ी तादाद नहीं है, या नहीं तरफ आने के लिए बिकॉज 15 मतलब है कि अगर 67 में से 15 ऐसे 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके के जहन नहीं मिल रहा अपनी पार्टी की डिसीजन पे। दूसरी बात है कि जी कि शायद खाकान अब्बासी और या पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त बहुत वावेला कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे आप इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं वो यही है कि उनके पास यही एक पत्ता है, यही एक कार्ड है कि वो चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट को प्रेशर लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को थोड़ा से सॉफन करने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए, जो कि हम आने वाले नहीं है बिकॉज हमारा लीडर ऐसा है कि प्रेशर हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो उनका बुनियादी मकसद ये चेंज बराई चेंज है, टू पुट द प्रेशर गवर्नमेंट अंडर प्रेशर, कि हम अगर सेनेट में आए तो हम ब्लॉक करेंगे हर लेजिस्लेशन। जब इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली मुलाकात भी की सादिक संजरानी साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे वो आवाम को कहते हैं घबराना नहीं है, सादिक संजरानी साहब को भी कहा कि घबराना नहीं है। बिल्कुल। तो कोई फार्मूला बताया कि कैसे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्यों हमें एतमाद है कि आपको नहीं हटाया जा सकता? देखिए, मैं उस मीटिंग में था, चेयरमैन साहब ने जो बात उनसे की वो बिल्कुल वो था, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया, और प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट ये कोई डिटेल्स में नहीं होती है, उनका कह देना काफी है कि जी आप बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन नंबर गेम में क्या करेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, या चले आपके दौर में इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहते, तरीन फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूं, देखें मैं आपका ये मतलब ऐसे दो बातें आपके सवाल से पैदा होती। एक तो ये है कि हम बगैर मुकाबला किए हुए हम कहें कि जी बस जो भी आपकी मर्जी है, मुकाबला तो करें, ठीक है ना, बस हम वही कर रहे हैं। सही है, हम वही कर रहे हैं, मुकाबला। जीत का दावा करें, आप कह रहे उनकी तहरीक नाकाम करेंगे और अपनी तहरीक देखिए, मुकाबला आदमी तब मुकाबला क्यों करता है आदमी, इसी उम्मीद में ना कि हम जीत भी सकते हैं। तो मतलब आप ये अश्योर करवा रहे हैं कि कुछ जो के लोग आपके तरफ हैं क्योंकि वो संजरानी साहब को सपोर्ट करते हैं, बेशक ऑपोजिशन बेंचेस पे वो तो शायद सपोर्ट करें, लेकिन कोई हॉर्स ट्रेडिंग, कोई तरीन फार्मूला, कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे आप? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल ना, हम इसको इनकरेज करेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको इतनी बात जरूर बता दूं कि देखें, ये तो एक बड़ी गलत ट्रेडिशन है जो कि इन दो पार्टीज ने शुरू की थी, इन्हीं की ये दो हैं। हम तो अभी नए आए हैं, हम तो नए आए हैं, हमने तो ये ना काम किया है ना इसका एक्सपीरियंस है। सही। जो ये दो पार्टीज हैं जो कि ये आज बातें कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पे ये उन्हीं खदशात का इजहार कर रही हैं जो काम इन्होंने खुद किए हैं माजी में, और कुछ भी नहीं है। हमारा काम है, चाहे अदवी तादाद पे हम कम है, पूरी बेस्ट ट्राई करें। हार जीत मुकाबले में होती है, डेमोक्रेटिक वो है। कोई नाम आपने सोचा है कि अगर डिप्यूटी चेयरमैन को आप हटाने में कामयाब हो गए तो कौन होगा? जैसे उन्होंने तो कहा है कि हासिल बजिंजो होंगे, आपकी तरफ से हासिल बजिंजो को उन्होंने पहले अदम एतमाद का वो जमा कराई, उसके बाद 2 दिनों बाद उन्होंने, अब आपको भी 2 दिन हो गए तो आपने नाम मंडे तक हम भी जीत पर इतना यकीन है तो हम मंडे तक हम भी अनाउंस कर देंगे। हाँ, ये कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।